आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने भारत की विदेश नीति, चुनौतियां और दिशा से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और ये कई दिलचस्प सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों के आईने में जरा देखेंगे कि भारत की विदेश नीति, जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आप कह सकते हैं एक मजबूत आवाज मानी जाती थी, हाँ बिल्कुल। वो आज किन आलोचनाओं और जटिलताओं से गुजर रही है, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। और यहाँ ये साफ कर दें कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इन स्रोतों में जो विचार हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो मुख्य मुद्दा ये स्रोत उठाते हैं वो है ग्लोबल साउथ के साथ भारत के रिश्तों में आई एक कथित दूरी। हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे G7 और क्वाड जैसे समूहों पर ध्यान ज्यादा चला गया है और उससे पारंपरिक रिश्तों पर कुछ असर पड़ा है। हाँ बिल्कुल, इन दस्तावेजों में यही तर्क दिया गया है। मतलब इसके अनुसार अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में उनके बीच ये धारणा बनी है अच्छा। कि भारत अब शायद पश्चिमी या कह लीजिए अभिजात्य समूहों के ज्यादा करीब जा रहा है, जिससे वो जो वंचितों की आवाज वाली पुरानी छवि थी वो थोड़ी धुंधली हुई है, ऐसा ये स्रोत कहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और अच्छा, स्रोत ये भी बताते हैं कि सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं, हाँ। बल्कि इस्लामिक देशों के साथ भी संबंधों में कुछ तनाव आया है, जैसे वो पैगंबर टिप्पणी विवाद हुआ था। हाँ, वो मामला। और कुछ घरेलू नीतियां जैसे CAA और NRC, हाँ। इनको लेकर भी उन देशों में नाराजगी देखी गई। हाँ बिल्कुल। और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत को पर्दे के पीछे स्थिति संभालने के लिए, जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल, हाँ, डैमेज कंट्रोल, उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि सूत्र इसे महज एक घटना की तरह नहीं देखते। अच्छा। वो इसे विदेश नीति पर पढ़ने वाले एक व्यापक असर के संकेत के तौर पर देखते हैं। ठीक है। एक और अहम बिंदु जो ये स्रोत उठाते हैं वो रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ा है। हाँ, ये भी काफी चर्चा में रहा। भारत ने, हम सब जानते हैं, तटस्थता बनाए रखी और रूस से रियायती तेल भी खरीदा। तो पश्चिमी देश इसे कैसे देख रहे थे और यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया थी, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है? देखिए, इन लेखों के अनुसार पश्चिमी देश तो भारत के इस कदम को बहुत बारीकी से देख रहे थे, काफी नजर थी। जबकि यूक्रेन ने तो सार्वजनिक तौर पर भारत की स्थिति को नैतिक चुप्पी कहा, आलोचना की। अच्छा, नैतिक चुप्पी। हाँ, स्रोत इसे एक तरह की, वो क्या कहते हैं, टाइट रोप वॉक, संतुलन साधने वाली कवायद बताते हैं। मतलब एक मुश्किल संतुलन। हाँ, जो व्यावहारिक तो थी पर कई पर्यवेक्षकों की नजर में शायद आदर्शवादी नहीं थी, सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरी, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। अलगाववादी की हत्या में भारत की संभावित संलिप्तता के आरोप। हाँ, वो खबरें आई थी। और अमेरिका में भी ऐसी ही एक कथित साजिश की बात। इन दस्तावेजों के मुताबिक इन घटनाओं ने भारत की जो एक शांतिप्रिय, नियम आधारित लोकतंत्र वाली छवि है, हाँ, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सूत्र घरेलू राजनीति और विदेश नीति के बीच जो गहरा था संबंध है, अच्छा, उसकी ओर भी इशारा करते हैं। जैसे विदेश नीति के मुद्दों का घरेलू मंचों पर इस्तेमाल होना, छवि चमकाने पर ज्यादा जोर देना और विदेश मंत्री के साक्षात्कारों की जो प्रशंसा होती है, उसको ये स्रोत असली कूटनीति के बजाय ज्यादा PR जैसा देखते हैं। PR यानी पब्लिक रिलेशंस या इमेज बिल्डिंग। बिल्कुल, जनसंपर्क की कवायद, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। तो इन सभी दस्तावेजों को अगर एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि ये स्रोत भारत की विदेश नीति को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखा रहे हैं। हाँ, एक चौराहे पर, जहां महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, हाँ, लेकिन अमल में कहीं कहीं विसंगतियां नजर आती हैं। वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका निभाने की चाह तो है, बिल्कुल, पर घरेलू राजनीति और जो तात्कालिक सामरिक जरूरतें हैं, उनका असर भी साफ दिखता है। हाँ, और यहाँ प्रस्तुत दृष्टिकोण में दो बिल्कुल विपरीत विचार भी मिलते हैं दस्तावेजों में। अच्छा, क्या है वो? कुछ आलोचक इसे धीमी गति से बढ़ती कूटनीतिक आपदा जैसा कुछ कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थक इसे दृढ़ राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। दो एकदम अलग नजरिए। हाँ, इन दस्तावेजों का मानना है कि सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, पर जैसा हमने कहा, हम यहाँ सिर्फ इन स्रोतों में जो व्यक्त विचार हैं वही रख रहे हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों में ये जो भव्य दिखावा, जिसे ग्रैंड ऑप्टिक्स कहते हैं, और जो दीर्घकालिक कूटनीतिक लाभ है, इनके बीच जिस तनाव का जिक्र है, हाँ, वो तनाव, उसे देखते हुए ये स्रोत आखिर किस तरह की कूटनीतिक विरासत बनने का संकेत दे रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि ये दस्तावेज दिखाते हैं, पड़ोसी देशों से रिश्तों में तनाव रहा,
चीन के साथ एक वो काफी उलझी हुई पहेली है और पश्चिम की तरफ झुकाव बढ़ा। तो असल कहानी वादों और हकीकत के बीच के फासले में है, ऐसा लगता है। तो 2014 में शुरुआत तो काफी जोरदार लगी थी। एक अनुभवी राजनयिक विदेश मंत्री बने, नेबरहुड फर्स्ट पर बहुत जोर था, सार्क नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाना, ये सब तो एक नई ऊर्जा का संकेत दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। साथ रिश्तों को एक नई दिशा दी जाए। लेकिन इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्दी ही चुनौतियां सामने आने लगीं। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां? जैसे नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी सीमा विवाद, अंदरूनी मामलों में दखल के आरोप और खासतौर पर चीन का बढ़ता हुआ क्षेत्रीय प्रभाव, इन मुद्दों ने रिश्तों में थोड़ी खटास पैदा कर दी। तो वो नेबरहुड फर्स्ट की शुरुआती चमक थोड़ी फीकी पड़ गई, जैसा विश्लेषण इशारा करता है। लेकिन क्या स्रोत बताते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या थी? मतलब क्या ये सिर्फ पुराने मुद्दे थे या नई विदेश नीति के कुछ पहलुओं ने भी इसमें भूमिका निभाई? नई विदेश नीति के कुछ पहलू, जैसे भारत का पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास। देखिए, सामग्री तो यही बताती है कि ये कई चीजों का मिश्रण था। पुराने विवाद तो थे ही बिल्कुल, लेकिन कुछ हद तक भारत का शायद ज्यादा मुखर रवैया और क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सामरिक मौजूदगी, इसने भी समीकरणों को बदला। इससे पड़ोसियों के लिए संतुलन तादना मुश्किल हो गया। और पड़ोस की इन चुनौतियों के बीच ही चीन का बड़ा मुद्दा और भी जटिल होता गया। 2017 में डोकलाम, फिर 2019 में वुहान और मामल्लपुरम में वो शिखर बैठकें हुई। हाँ। लगा कि शायद तनाव कुछ कम होगा, पर 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प, उसने तो जैसे सब कुछ पलट दिया। यहीं पर मामला वाकई पेचीदा हो जाता है ना? हाँ, और यहाँ एक बड़ा विरोधाभास उभर कर आता है, जैसा कि ये दस्तावेज उजागर करते हैं। एक तरफ तो राष्ट्रवादी बयानबाजी है, सीमा पर तनाव जारी है, चीन कथित तौर पर भारतीय क्षेत्र में मौजूद है। दूसरी तरफ इन्हीं सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रुके, गलवान जैसी गंभीर घटना के बाद भी व्यापार बढ़ता रहा। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है जो इन स्रोतों से निकल कर आ रही है। बिल्कुल, और यही बात उस नीतिगत दुविधा को रेखांकित करती है कि भारत की चीन नीति में सुरक्षा चुनौतियों और आर्थिक मजबूरियों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब ये एक सोची समझी रणनीति है या एक मजबूरी, ये विश्लेषण पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता। सही। इसी पृष्ठभूमि में एक और अहम बदलाव भारत की विदेश नीति में दिख रहा था, वो था पश्चिम के साथ गहराते रिश्ते। हाँ, अमेरिका, फ्रांस, क्वाड देश, इनके साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। हाँ, अमेरिका के साथ वो ICT मतलब क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी चीजें सामने आई। तो क्या ये चीन के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया थी? काफी हद तक सामग्री इसी ओर इशारा करती है कि चीन की चुनौती और जो बदलती वैश्विक व्यवस्था है, उसने भारत को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के करीब लाने में भूमिका निभाई। ओके। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसका जिक्र इन आलोचनात्मक विश्लेषणों में मिलता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि पश्चिमी खेमे, खासकर नाटो देशों के साथ ये बढ़ता तालमेल, ये भारत की पारंपरिक गुडनिरपेक्षता या कहें रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को कमजोर करता है। अच्छा। हाँ, उन्हें लगता है कि भारत एक स्वतंत्र शक्ति बने रहने के बजाय पश्चिम का एक जूनियर पार्टनर बनता दिख रहा है। यह आलोचना दिलचस्प है। क्या स्रोतों में इसका कोई जवाब भी मिलता है कि भारत इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के नजरिए से कैसे देखता है? क्या इसे गुट निरपेक्षता से हटकर बहुसंरेखण या मुद्दे आधारित संरेखण की तरह देखा जा रहा है? हाँ, कुछ हद तक ये तर्क दिया जाता है कि आज की दुनिया में शायद पुरानी गुट निरपेक्षता उतनी प्रासंगिक नहीं है और भारत अपने हितों के आधार पर अलग अलग देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, मुद्दे आधारित। लेकिन ये बहस जारी है कि क्या ये वाकई स्वायत्तता है या धीरे धीरे एक खेमे की ओर झुकाव। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है फिर? ऐसा लगता है कि इन दस्तावेजों के मुताबिक जहां भारत ने विश्व गुरु बनने और वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाने का लक्ष्य रखा, वहीं पड़ोस में तनाव, चीन के साथ वो अनसुलझी पहेली और पश्चिम के साथ रिश्तों पर उठते सवालों ने इस राह में कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल, और यही से भविष्य के लिए एक अहम सवाल खड़ा होता है। इन पिछले सालों के अनुभवों को देखते हुए भारत आने वाले समय में अपनी विदेश नीति में अपनी आज़ादी मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और दुनिया में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के बीच संतुलन कैसे साधेगा? हाँ, खासकर तब जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। सही, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।